नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से यूपी नगर निकाय को लेकर के आज सुनवाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी है, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अभी रोक लगी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, यूपी नगर निकाय चुनावों से जुड़ी हुई आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में होगी सुनवाई और ओबीसी आरक्षण पर आज आएगा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अभी रोक लगी है और इसलिए तमाम पार्टियां अच्छे से तैयार भी अभी नहीं है। सभी को इंतजार है कि एक बार अधिसूचना जारी हो, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, तो उसके बाद से ही तैयारियां और ज़्यादा जोरों शोरों से शुरू की जाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रही, यूपी नगर निकाय चुनाव होंगे या फिर लेट होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। यूपी नगर निकाय चुनावों को लेकर के बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। क्या फैसला हो सकता है? क्या हाईकोर्ट राज्य सरकार के जवाबों से संतुष्ट हुई है या नहीं हुई है? राज्य सरकार की ओर से क्या दलील रखी गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, यूपी नगर निकाय चुनावों से जुड़ी हुई। तो यूपी नगर निकायों को लेकर के आज से सुनवाई शुरू हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी है। तो ओबीसी आरक्षण पर अभी पेच फंसा है और इसको लेकर के राज्य सरकार ने जवाब देना है। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है कि यूपी नगर निकाय चुनावों को लेकर के अधिसूचना जारी होगी या नहीं होगी। क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में, एक बार अपडेट दे। बिल्कुल बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होना और ठीक उससे पहले बड़ी संख्या में जो पीआईएल दाखिल की गई थी। वैभव पांडे हैं जो रायबरेली के रहने वाले हैं, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की थी। कुल समेत 48 पीआईएल दाखिल हुई थी। हालांकि सब पर सुनवाई एक साथ हो रही है। अगर बात करें तो 12 तारीख को सबसे पहले हाईकोर्ट ने जो अधिसूचना जारी करने को रोक लगाई थी, उसके बाद 14 तारीख बढ़ाई गई, 14 तारीख के बाद 20 तारीख की गई और कल फिर सुनवाई हुई। कल जो सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया था, उसके बाद आज का दिन फिर नियत किया गया। अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने सरकार ने जो अपना पक्ष रखा, जो अपने याची ने पक्ष रखा, तो दोनों की सुनवाई लगातार कोर्ट कर रहा है। अब आज क्या फैसला देता है कोर्ट, इस पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि अगर जिस तरीके से कहा गया है, ट्रिपल लेयर टेस्ट जो होता है वो सरकार ने बिना कराए ओबीसी आरक्षण दे दिया। वहीं सरकार ने कल अपनी दलील दी है कि 2017 का जो आरक्षण था उसी को लागू किया गया, जबकि याची पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई जिसमें कहा गया था कि रैपिड टेस्ट करा करके सरकार ने अपना जो ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण वो दिया। तो सरकार का दूसरी ओर कहना है कि जो 2017 का आरक्षण था उसको ही ट्रिपल लेयर टेस्ट माना जाए। निश्चित तौर पर ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा हुई, नोकझोंक हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है उसने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा और आज कहीं ना कहीं सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद क्या जजमेंट देखता, इस पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कल हाईकोर्ट ने कहा था याची पक्ष से कि पीआईएल सही ढंग से दाखिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव होने वाला है। अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले की सुनवाई करेगा, साथ ही साथ उस महत्वपूर्ण फैसले पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी कि किस तरीके से कल घटनाक्रम बदल रहा था। लोग लगातार जानना चाह रहे थे कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर के क्या कदम, क्या फैसला आ रहा है। तमाम ऐसे फोन लगातार आ रहे थे जो पूछ
रहे थे, जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं कि आखिर क्या चुनाव का भविष्य होने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से बाकायदा कहा गया है कि जो ट्रिपल लेयर टेस्ट होना था वो उसकी जगह पर 2017 का जो आरक्षण था उसको लागू किया गया। हालांकि कोर्ट ने फिर सरकार से पूछा है कि जो कमेटी बनती है, आयोग बनता है, वो क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि अक्सर जब होता है चुनाव, जब ओबीसी सीट्स का आरक्षण दिया जाता है या फिर किसी वर्ग का आरक्षण दिया जाता है, तो उस दौरान ट्रिपल लेयर टेस्ट कराया जाता है, साथ ही साथ आयोग बनना है और आयोग ये सर्वेक्षण करता है कि उस क्षेत्र में उस सीट पर कितना प्रतिशत उस वर्ग का वोट है जिस वर्ग में सीट आरक्षित की जा रही है। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया और इसी को लेकर के पेच फंसा हुआ है। आखिर आज सरकार कोर्ट फैसला क्या कर सुनाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी अश्विनी, लेकिन इसी के साथ साथ सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पीआईएल सही से दाखिल नहीं की गई है। यहाँ पर न्यायालय व्यक्तिगत मसले सुनने के लिए नहीं बैठा, यानी कि जो याचिकाकर्ता है उन पर भी जज गुस्सा करते हुए नजर आए। बिल्कुल, जिस तरीके से कल कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल को सही ढंग से दाखिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इससे सरकार का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। जो तमाम जानकार कानून के, उनका कहना है कि जब पीआईएल इस तरीके से जो कोर्ट होता है, कोर्ट इस तरीके से कहता है, तो कहीं ना कहीं जो याची पक्ष होता है उसका पक्ष कमजोर होता है, उसने सही ढंग से याचिका नहीं दायर की, तो इसका फायदा दूसरे पक्ष को मिलता है निश्चित तौर पर। हालांकि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये तो सिर्फ कोर्ट ही जान सकता है, और लेकिन लोगों को इंतजार होगा कि जल्द से जल्द कोर्ट फैसला सुनाए और उसके बाद क्या निर्णय होगा निकाय चुनाव का, इसको लेकर के उसको तय हो जाए कि आखिर चुनाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि दावेदारों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। तमाम ऐसे दावेदार हैं जहां पर सीट ओबीसी हो गई या एससी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि वो सीट उनकी चेंज ना हो, क्योंकि उनकी दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी अगर सीट चेंज होती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाए और फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो भाग दौड़ है, जो दावेदारी है, वो कितनी मजबूत होगी लोगों की, वो तय होगी। जी और इसी के साथ साथ सूबे के नगर निकाय के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर से 19 जनवरी तक के बीच का ये कार्यकाल रहने वाला है, खत्म होने वाला है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या परिस्थितियां कह रही हैं अश्विनी की चुनाव टलेगा या फिर समय पर हो जाएगा? जानकारों की माने तो चुनाव समय पर कराने की पूरी सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट ने लगातार डेट बढ़ा रही है, सुनवाई कर रही है, तो इसका मतलब है कोर्ट भी चाह रहा है कि जो मामला है वो साफ सुथरा रहे, जो याची पक्ष है वो भी संतुष्ट रहे, सरकार का पक्ष है वो भी जाना जाए। हालांकि जो बात करें, अगर 12 दिसंबर से लेकर के 19 जनवरी तक जो तमाम जो नगर निकाय हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में अगर चुनाव नहीं होता किसी भी स्थिति में, तो वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। प्रशासक जो नगर होगा या फिर जो चीफ इंजीनियर होता है वो होगा, या फिर इसके अलावा कहें जो नगर निगम में जेई होते हैं वो होंगे। तो इस तरीके से होगा, लेकिन सरकार पूरे मूड में है कि चुनाव जल्द से जल्द करा लिया जाए, क्योंकि जब कभी ऐसा देखा जाता है कि चुनाव देरी से होता है तो उसमें सरकार का नुकसान होता है। निश्चित तौर पर सरकार भी नहीं चाह रही कि चुनाव में देरी हो। हालांकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। अगर आज फैसला नहीं आता, सरकार जो कोर्ट आगे बढ़ाता, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला, क्योंकि 24 दिसंबर से कोर्ट बंद होने वाला है शीतकालीन सत्र के चलते, उसके बाद 2 जनवरी खुलेगा। तो ऐसे में अगर फैसला कोर्ट नहीं सुनाता है, आगे की डेट देता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करेगा। इसके अलावा जो दावेदार हैं उनको भी परेशानी होगी। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और ये बड़ी खबर आज के हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, गोमती नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ में गोमती नदी के अंदर कार गिरी है। समता मूलक चौक से कार गोमती में गिरी है और कार में कुल 4 लोग सवार थे। 2 लोगों को किसी तरह से बचाया गया है। एक युवक और युवती अभी पानी में लापता है। कार अचानक फिसलकर नदी में गिर गई थी और सीएम ने तत्काल बचाव कार्य के निर्देश भी दिए हैं। जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। लापता युवक युवती कि डूबने की आशंका जताई जा रही। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोमती नदी में एक कार गिर गई है और उस कार में एक युवक और युवती सवार थे और अभी भी युवक और युवती का पता नहीं लग पाया है। कार अचानक फिसलकर नदी में गिर गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बचाव कार्य के निर्देश भी दे दिए हैं।
अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, बताइए कि क्या है पूरी खबर, कैसे कार गोमती नदी में फिसली और अभी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है इस पूरी खबर में? बिल्कुल बता दूं आपको, कल देर रात 4 लोग जो थे गोमती नदी के किनारे अपनी कार से टहल रहे थे। उसमें एक कुत्ता भी था। जो बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर के गोमती नदी में चली गई। उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग थे भैंसाकुंड के आसपास के, वो लोग पहुंचे। उन्होंने तमाम लोगों को निकालने की कोशिश की। हालांकि 2 लोगों को निकाल दिया गया, सकुशल निकाल दिया गया, लेकिन 2 लोग थे, एक युवती और युवक, जो डूब गए हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चला था देर रात तक। दूसरी ओर बात करें, जो कुत्ता था जिसको टहलाने के लिए वो लोग आए थे, वो उसकी भी मौत हो गई। जैसे ही जानकारी हुई, तत्काल प्रभाव से आला अधिकारी भी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। तमाम जो अधिकारी जिले के, उनको निर्देश दिया कि मौके पर जाकर के राहत कार्य, बचाव कार्य चलाया जाए। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी लगाया गया। हालांकि पानी रात में कोहरे के चलते कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन था उसमें दिक्कत आ रहा था। हालांकि देर सुबह तक, अभी सुबह तक सबों का पता नहीं चल पाया कि आखिर सब मिले हैं कि नहीं मिले, वो जिंदा है या नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर जांच हो रही है। हालांकि जो आशंका जताई जा रही है, उनकी मृत्यु की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने पूरा घेरा बना करके जो सर्च किया, लेकिन उसके बाद भी दोनों का नाम मिलना कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि जो पानी है उसका बहाव भी तेज था, तो ऐसे में अंदेशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो 2 लोग थे, एक युवती और युवक, उनको कहीं ना कहीं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि सुबह से ही फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो तमाम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है वहाँ पर लगी है। तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। आगे की नदी है, दूर कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली। सफलता को लेकर के एनडीआरएफ का कहना, जल्द ही हम सबों को रिकवर करेंगे। जी ठीक ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे कोरोना पर कंट्रोल के लिए भारत ने कमर कस ली है। चीन में बढ़ते कोरोना के बीच भारत अभी से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ी बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक भी होगी और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना पर कंट्रोल के लिए भारत ने अभी से कमर कस ली है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है बाकी के देशों के लिए कि जल्द ही खतरा आने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक रहेगी और उस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोरोना पर कंट्रोल के लिए भारत ने कमर कस लिया। हालांकि भारत लगभग फुली वैक्सीनेटेड हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ अभी कोरोना का खतरा है, तो फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। सभी को फिर से सावधानियों को बरतना होगा और ये समस्या भारत में एक बार फिर से ना आ पाए, इसके लिए सभी को सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक रहेगी। कोरोना पर कंट्रोल के लिए भारत ने कमर कस ली है। आपको बताएं कि चीन में 90% पॉपुलेशन अब कोरोना संक्रमित हो चुकी है और चीन में हाल बहुत बुरा है। ऐसे में चीन के साथ तमाम जो व्यापार चल रहे हैं बाकी देशों के, उन्हें बंद करना होगा, क्योंकि अगर कोरोना एक बार फिर से फैलता है तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है। मेरठ से अगली खबर हम आपको बता रहे, विवाद सुलझाने बैठी पंचायत में पथराव का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पंचायत में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। थाना लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में पूरी पंचायत चल रही थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंचायत में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे चले और बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। थाना लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में पूरी पंचायत चल रही थी। तो विवाद सुलझाने बैठी पंचायत में पथराव का मामला सामने आया मेरठ से। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है और जल्दी हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। पंचायत में दोनों पक्षों में जमकर के मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। जिस पंचायत में फैसले को सुलझना चाहिए था और उसी पंचायत में जमकर के लाठी डंडे चले।
प्रदेश में इन दिनों ठंड कहर बरपा रही है, तो वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से ठंड से बचने के लिए अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। इसी के साथ ही जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं इन रैन बसेरों का क्या धरातल पर जमीनी हकीकत है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम जगह जगह पहुंच रही है और लोगों से बातचीत भी कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, इससे पहले आपको बुलंदशहर से जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। बुलंदशहर से बड़ी घटना सामने आई है और गाजियाबाद से मामले में वांछित था इनामी अनीस और इनामी अनीश तमंचा, खोखास, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। 5,000 के इनामी अनीश से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से शातिर अनीश घायल हो गया। गाजियाबाद से मामले में वांछित था इनामी अनीश, तमंचा, खोखा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किए गए हैं। सिकंदराबाद पुलिस से ईदगाह के पास हुई मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद से मामले में वांछित था इनामी अनीश, तमंचा, खोखा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। सिकंदराबाद पुलिस से ईदगाह के पास हुई मुठभेड़। प्रदेश में इन दिनों ठंड कहर बरपा रही है, तो वहीं सरकार और प्रशासन भी ठंड से बचने के लिए अलाव और रैन बसेरे का इंतजाम कर रही है। इसी के साथ ही जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं और इन्हीं रैन बसेरों की जमीनी हकीकत जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम जगह जगह पहुंच रही है और लोगों से बात कर रही है। रिव्यू किया गया है और मॉनिटरिंग भी क्लोजली हो रहे हैं। कंबल वितरण के लिए भी कार्रवाई भी शुरू हुई है। कल भी माननीय विधायक जी के अध्यक्षता के माध्यम में कंबल वितरण भी शुरू हो गया मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, और पूरे मंडल में यह निर्देशित किया गया है कंबल वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और डीएम, एडीएम साहबान, एसडीएम सबको डायरेक्शन दे चुका है और अपने अपने इलाका में वो भ्रमण करेंगे और जो लाभार्थी को सेलेक्ट करेंगे, जो जीओ में दिया गया निर्देश के अनुसार कंबल बांटना शुरू करेंगे और कंबल बांटकर उसके जो फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स भी है उसको पोर्टल में भी अपलोड करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। जो अलाव चलाने के लिए भी लैंड एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर लोग ओपन स्पेस में रहते हैं, उनके लिए कंबल तुरंत वितरण करने के लिए भी निर्देश दे चुके हैं। मिर्ज़ापुर जनपद में हमारे 6 रैन बसेरे हैं और इस शहर में जो है 3 रैन बसेरे हमारे संचालित हैं। अलाव की व्यवस्था क्या है? देखिए, अलाव की व्यवस्था करा दी गई है, परंतु अभी इतनी ठंड नहीं है तो बहुत ज़्यादातर जगह पे अलाव जलने की डिमांड नहीं आ रही, परंतु हमारी व्यवस्था है। रैन बसेरों के पास हमारे अलाव जलने शुरू हो चुके हैं। देखिए, रैन बसेरे कुछ जो हमारे जैसे बस अड्डे पे हैं, वहाँ पे तो आते जाते लोगों को दिख ही रहा है और वो वहाँ पे भारी मात्रा में लोग रुक भी रहे हैं, परंतु हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से भी उसके बारे में, मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। हम एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल के पुनः इसको लोगों तक पहुँचाना। विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का धाम है। बताते चले कि आज हम लोग यहाँ रैन बसेरा को देखने आए हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत है। यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा की क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई है, हम आकर के यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या सुविधा यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई रजाई और गद्दा पड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर लोग यात्री दर्शनार्थी आकर के रुक सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो कमरा है, जो हाल है, बहुत ही बेहतरीन और सुसज्जित तरीके से सजाया गया है और लोगों को रहने के लिए हर एक व्यवस्थाएं की गई है। हम ऐसे में बात करेंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्था के लिए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। जी धर्मेंद्र कुमार, बताइए कि क्या कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी सर यहाँ पे 10 से सुबह 6 बजे तक। 10 से सुबह 6 बजे। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ सर सब व्यवस्था, पानी है और यहाँ रजाई है, गद्दा है, सब। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूर दराज से जो दर्शनार्थी, जो निराश्रित लोग हैं, यहाँ पर आते हैं और उनके लिए रात्रि में अलाव की भी व्यवस्था की गई है कि रात में आग जलाकर के कम से कम वो आग की तपिश भी ले सकते हैं।
देख रहे हैं कि कितने दिन से हैं यहाँ पे आप? यहाँ दुकान करते हैं। अच्छा, तो घर है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं। तो रात में यहीं पर आकर सोते हैं? हाँ। परिवार भी है आपके? हाँ। तो परिवार के लोग कहाँ सोते हैं? वहाँ सोए हैं दुकान पर। अच्छा, दुकान पर। रैन बसेरा बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है सरकार ने। तो तो इसमें सुविधा में ये है कि कहीं से भी कोई आदमी आता है, इसमें बहुत बढ़िया सुविधा है और रजाई गद्दा और इस अलावा भी सुविधा है, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आप कब से आए हैं यहाँ पे? मैं 2 दिन हो गए सर। 2 दिन से आए हैं यहाँ पे। व्यवस्थाएं? बढ़िया सर, बढ़िया, एक नंबर की व्यवस्था है, एक नंबर की व्यवस्था है यहाँ। रात में क्या क्या है रात सुविधाएं? रात में अलाव की व्यवस्था है, रजाई गद्दे की व्यवस्था है, नहीं यहाँ कोई किसी का सामान छूता है, ना कोई दिक्कत है। यहाँ पर आप कब से आए हैं? हम लोग सर यहाँ ऐसे 3 बजे रहा शाम को। अच्छा, तो यहाँ रुके हैं रात में? हाँ, रात क्या में व्यवस्थाएं थी, कैसी व्यवस्थाएं हैं ये? व्यवस्था सब ठीक ठीक है। और आए फिर शाम को हम लोग यहीं रुके थे और फिर इसका नाश्ता वास्ता किया है, बैठे हैं। पेपर है आज 3 बजे। रात को अलाव अलाव जलाने के लिए लकड़ियाँ आपको यहाँ बाहर रखी हैं। बाहर ये सुख सुविधा आपको मिला यहाँ पे? मिला सर। कोई कमी? नहीं और तो दिक्कत। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। यथार्थ अस्पताल प्रबंधन समेत स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। न्यूज वन इंडिया ने लापरवाह यथार्थ अस्पताल की प्रमुखता से खबर दिखाई थी और एनेस्थीसिया के ओवरडोज से 1.5 साल की बच्ची की मौत हुई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज वन इंडिया ने कल इस खबर को प्रमुखता के साथ उजागर किया था कि यथार्थ हॉस्पिटल में किस तरह से लापरवाह अस्पताल प्रबंधन है, जहां पर एनेस्थीसिया की ओवरडोज से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज हो गया है, पूरा मामले में जांच होगी। यथार्थ अस्पताल प्रबंधन समेत स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और ये न्यूज वन इंडिया की बड़ी प्रमुखता से दिखाने के बाद इस खबर पर संज्ञान लिया गया है। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई थी 1.5 साल की बच्ची की मौत और यथार्थ हॉस्पिटल पर लोगों को अब विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस पर अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थ अस्पताल प्रबंधन समेत स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यूज वन इंडिया ने लापरवाह यथार्थ हॉस्पिटल की प्रमुखता से खबर दिखाई थी। तो एनेस्थीसिया की ओवरडोज से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। निशांत, न्यूज वन इंडिया की इस खबर का प्रमुखता से असर हुआ है क्योंकि हमने कल इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। सबसे पहले बताएं कि अस्पताल प्रबंधन इस पर क्या कह रहा है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो प्रबंधन की बात की जाए वो कहीं ना कहीं मैनेज करने में इस मामले को लगा हुआ था। लगातार पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, पीड़ित परिवार को भी मनाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि इस मामले में हमारी तरफ से भी पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि जब ये मीडिया में मामला आया, खबर चली, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई और खबर चलने के बाद पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दी गई जो थाने में, तो उस मामले में अब जो है FIR दर्ज कर ली गई और हमारी खबर चलने के बाद प्रमुखता से खबर चली और खबर चलने के बाद इसका असर देखने को मिला, जहां डॉक्टरों के खिलाफ और डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ एक यथार्थ अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। FIR दर्ज में साफ तौर पर देखा गया है कि एनेस्थीसिया जो ओवरडोज की वजह से ये कहीं ना कहीं ये बच्ची की मौत हुई और बच्ची की मौत सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही से हुई। इस मामले में कार्रवाई की गई है। ठीक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए निशांत। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।